27 नवंबर 2020। दोस्तों, ये तारीख ईरान की गवर्नमेंट शायद ही कभी भूल पाएगी, क्योंकि इस दिन ना सिर्फ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ मोहसिन फ़कीरज़ादे का मर्डर हुआ था, बल्कि उनके साथ साथ ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का सपने को भी बड़ा झटका लगा था। ईरान के प्रोमिनेंट साइंटिस्ट में से एक मोहसिन फ़कीरज़ादे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। उन्हें ईरान फादर ऑफ बॉम्ब भी माना जाता है। 27 नवंबर को तेहरान के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके मर्डर की खबर ने न सिर्फ ईरानियन गवर्नमेंट को शॉक कर दिया था, बल्कि पूरी दुनिया उनके मर्डर के रहस्य को समझ नहीं पा रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने इजराइल के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डॉक्टर फ़कीरज़ादे के असैसिनेशन का आरोप लगाया था, पर इजराइल ने इस आरोप को न कभी एक्सेप्ट किया और न कभी इससे इनकार किया। खैर, रिसेंटली इजराइल के एक न्यूज़पेपर ने मोहसिन फ़कीरज़ादे के असैसिनेशन की डिटेल्ड कहानी शेयर की। ये कहानी किसी बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इजराइल के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एक निसान पिकअप ट्रक पर लार्ज सैटेलाइट ऑपरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड मशीन गन को यूज़ करके 1000 माइल की दूरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोहसिन फ़कीरज़ादे की मिस्टीरियस डेथ को डिकोड करेंगे और उसके साथ हम उनके असैसिनेशन से जुड़े फैक्ट्स का भी एनालिसिस करेंगे। साथ में इस वीडियो की मदद से हम मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, मोहसिन फ़कीरज़ादे का जन्म 1958 में ईरान के एक शहर कोम में हुआ था। 1987 में शहीद बेहस्ती यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में BSc के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इस्फहान से न्यूक्लियर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज में अपनी PhD कंप्लीट की। फ़कीरज़ादे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का भी हिस्सा थे। उनके करियर की शुरुआत 1991 में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर के तौर पर हुई, लेकिन 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश के अंडर किए गए CIA के असेसमेंट के अकॉर्डिंग फ़कीरज़ादे की एकेडमिक पोजीशन सिर्फ एक कवर स्टोरी थी और असल में वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे। 2007 में द संडे टाइम्स में लीक हुए ईरान की फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रही थी और इस प्रोग्राम के चेयरमैन फ़कीरज़ादे थे। US और इजराइल के अकॉर्डिंग 1989 से 2003 तक चले ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर आर्म्स प्रोग्राम अमाद को भी फ़कीरज़ादे ही लीड कर रहे थे। इतना ही नहीं, फ़कीरज़ादे को इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज फादर ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी मानते थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में उनके इंपॉर्टेंस को हम इस बात से समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम में उनकी इन्वॉल्वमेंट रोकने के लिए 2008 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड स्टेट्स ने उन पर सैंक्शंस लगाते हुए उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए थे। यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग 2010 में फ़कीरज़ादे द्वारा एस्टैब्लिश किया गया डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। इन एलिगेशंस के बावजूद ईरान किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने से इनकार करता रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम मोहसिन फ़कीरज़ादे के असैसिनेशन की कहानी को समझें, आइए पहले उन रीजंस को समझते हैं जिनके चलते USA और इजराइल हमेशा से एक न्यूक्लियर पावर्ड ईरान के खिलाफ रहे हैं। दोस्तों, ईरान को USA और इजराइल दुनिया के लीडिंग टेरर स्पॉन्सर देश के तौर पर देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान कई सालों से हिजबुल्लाह और हमास जैसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल और ऑपरेशन सपोर्ट देता रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसी कंट्रीज़ को डर है कि यदि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो वो उस टेक्नोलॉजी और नो हाउ को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ शेयर कर सकता है, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी और वॉर जैसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली एक नेट ऑयल एक्सपोर्टर बना है, लेकिन उसकी इकोनॉमी अभी भी इंटरनेशनल ऑयल मार्केट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अभी भी मिडिल ईस्ट से ऑयल के कंटिन्यूअस और स्टडी एक्सपोर्ट की आवश्यकता है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 30% ऑयल फ्लो होता है। एक न्यूक्लियर पावर्ड ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर अमेरिका की इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा जहां एक और अमेरिका की लड़ाई अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी मेंटेन करने की है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए ईरान सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। इस थ्रेट को हम ईरानियन लीडर्स के उन स्टेटमेंट से समझ सकते हैं
जिसमें उन्होंने इजराइल को वर्ल्ड मैप से वाइप आउट करने की बात कही है। इजराइल का आरोप है कि ईरान कई दशकों से हिजबुल्ला और हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को इजराइल पर अटैक करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करता रहा है। दोस्तों, ईरान सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि ईरान पर यमन में रिबल इंसर्जेंट ग्रुप्स को सालों से स्पॉन्सर करने के भी आरोप हैं। सीरिया में भी उसका इन्वॉल्वमेंट किसी से छुपा नहीं रहा है। इजराइल और अमेरिका की माने तो न्यूक्लियर पावर्ड ईरान पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि ईरान के नज़रिए से देखें तो ये लड़ाई उसके एग्जिस्टेंस को बचाने की है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट को दो मेजर पावर्स रूल कर रही हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान। एक और जहां सऊदी अरेबिया को सुन्नी मेजोरिटी वाली अरब पॉपुलेशन रूल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की पर्शियन पॉपुलेशन को शिया मेजोरिटी रूल करती है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दशकों से चला आ रहा है, पर अब ये लड़ाई सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर मिडिल ईस्ट में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की भी है। पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू मिडिल ईस्ट का 90% ऑयल पास होता है, और आज ये स्ट्रेट ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच एक इकोनॉमिक लड़ाई का केंद्र है। दोस्तों, आइए अब उन रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं जिनके कारण ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए मोहसिन फकीरजदे को ही टारगेट किया गया। दोस्तों, किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को क्रिएट करने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता है। ईरान के केस में यह मटेरियल यूरेनियम है। दूसरे स्टेप में प्रोड्यूस किए गए फिसाइल मटेरियल को वॉरहेड में शेप किया जाता है। फाइनल स्टेज में इस वॉरहेड को एक मीन्स ऑफ डिलीवरी, फॉर एग्जांपल मिसाइल से अटैच किया जाता है। ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका इन तीनों ही स्टेजेस पर अटैक कर रहे हैं। अगस्त 2020 में ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट साइट नतांज में आग लगाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर्मेशन के फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है। न्यूक्लियर बॉम्ब की थर्ड स्टेज से रिलेटेड ईरानियन मिलिट्री चीफ मेजर जनरल कासिम सुलेमानी थे, जिनका काम न्यूक्लियर वॉरहेड को मिसाइल से जोड़ना था। उनकी डेथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के थर्ड स्टेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए की गई थी। डॉक्टर फकीरजदे का असैसिनेशन न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर्मेशन के सेकेंड स्टेज को डिस्ट्रॉय करने के मकसद से की गई है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि मोहसिन फकीरजदे का असैसिनेशन ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के मोटिव से नहीं किया गया था, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के इलेक्ट होने के बाद 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में अमेरिका के फिर से शामिल होने की पॉसिबिलिटी को खत्म करना चाहता था। 2004 से इजराइल की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए काम कर रही है। 2010 से 2012 के बीच मोसाद ने ईरान के 4 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मसूद अली मोहम्मदी, माजिद शहरियारी, डारियोश रिजाइनीजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को असैसिनेट किया है। दोस्तों, मोहसिन फकीरजदे भी अब इन्हीं नामों में से एक है। फकीरजदे मोसाद के टारगेट पर पिछले 14 सालों से थे। 2009 में भी उन्हें मारने के लिए मोसाद ने प्लान बनाया था, लेकिन अननोन रीजंस की वजह से लास्ट मिनट पर इस प्लान को रोक दिया गया। कहते हैं कि मोहसिन फकीरजदे के मर्डर की प्लानिंग 2018 में फिर से स्टार्ट हो गई थी। 2015 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद 2017 में ईरान ने अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स की फाइल्स को सदन तेहरान के पास सिचुएटेड सोहराबाद डिस्ट्रिक्ट में छिपा लिया। 2018 में मोसाद ने ईरान के कैपिटल तेहरान के पास सिचुएटेड इस डिस्ट्रिक्ट में एक सीक्रेट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की न्यूक्लियर फाइल्स को चुराना था। 1 साल तक तेहरान के पास सिचुएटेड वेयर हाउस की निगरानी करने के बाद मोसाद के स्पाइज ने 32 जाइंट सेफ्स में रखे हुए ईरान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को चुराने में कामयाबी हासिल की। अप्रैल 2018 में एक टेलीवाइज प्रेजेंटेशन के थ्रू तत्कालीन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस के तौर पर प्रोजेक्ट करते हुए ईरान के न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट के प्लान को रिवील किया। ईरान के न्यूक्लियर प्लान को रिवील करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्लान को ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट फकीरजदे लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में जोर देते हुए कहा, रिमेंबर दैट नेम, फकीरजदे। 2018 में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट रिमेंबर दैट नेम फकीरजदे का एक्चुअली मीनिंग क्या था। इजराइल के ऑफिशियल्स ने 2019 के एंड तक मोहसिन फकीरजदे को असैसिनेट करने का प्लान प्रिपेयर कर लिया था। मार्च 2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब इजराइल इस ग्लोबल डिजास्टर के बीच अपने सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था।
इस ऑपरेशन में मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानियन और इजरायली एजेंट्स के 20 से भी अधिक ऑपरेटिव्स शामिल थे। मार्च 2020 में इसराइल द्वारा एक सर्विलेंस ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद मोहसिन फ़कीरज़दे की डेली एक्टिविटीज़ को कैप्चर करना था। 8 महीने तक चले इस ऑपरेशन में डेली मोहसिन फ़कीरज़दे की एक्टिविटीज़ को नोट करने के बाद उन्हें मारने के लिए अबसर्द शहर की ओर जाने वाले हाईवे को चुना गया। 27 नवंबर 2020 को मोहसिन फ़कीरज़दे जब अपनी वाइफ के साथ ईरान के अबसर्द सिटी में सिचुएटेड अपने वैकेशन विला पर जाने के लिए निकले तो उनकी सिक्योरिटी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उन पर हमला हो सकता है और उन्हें अपना प्लान पोस्टपोन कर लेना चाहिए। लेकिन मोहसिन फ़कीरज़दे ने इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए अपनी वाइफ के साथ जाने का फैसला किया। मोसाद के लिए काम करने वाले ईरानियन एजेंट्स ने अबसर्ड को मेन हाईवे से जोड़ने वाले रोड के किनारे एक निसान ज़ामियात पिकअप ट्रक पार्क कर दिया था। इस ट्रक में सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाली बेल्जियन डिज़ाइन FN MEG मशीन गन लगाई गई थी। ये 7.62 कैलिबर वाली मीडियम मशीन गन 1 मिनट में 600 राउंड फायर करने में सक्षम है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वही मशीन गन है जिसका प्रयोग US आर्मी और मेरीन कॉर्प्स करते हैं। इस मशीन गन को उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटीज़ की वजह से चुना गया था। ये मशीन गन इतनी पावरफुल है कि रीडायरेक्ट या डिफ्लेक्ट हुए बिना किसी भी कार के सेफ्टी ग्लास या विंडशील्ड को पेनिट्रेट कर सकती है। इस मशीन गन को इजराइल से ईरान तक ले जाना आसान नहीं था। मशीन गन, रोबोट और उनसे रिलेटेड सभी कंपोनेंट्स को पीसेस में ब्रेक करके ईरान में स्मगल किया गया था और ईरान पहुंचने के बाद इन पार्ट्स को असेंबल कर निसान ट्रक में छुपा लिया गया था। इस ट्रक में मशीन गन के साथ मल्टीपल कैमराज और एडवांस रोबोटिक अपरेटस फिट किए गए थे, जिससे मोहसिन फ़कीरज़दे को आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद एविडेंसेस को मिटाने के लिए ट्रक में एक्सप्लोजिव भी अटैच किए गए। तेहरान से 1000 माइल्स दूर इजराइल में मोसाद के एजेंट्स मोहसिन फ़कीरज़दे की हर एक्टिविटी को नोट कर रहे थे। 3:30 पर मोहसिन फ़कीरज़दे की कार अबसार्ड की तरफ जाने वाले हाईवे पर टर्न लेने के लिए रुकती है। तभी रोड के किनारे खड़े निसान पिकअप ट्रक में लगे कैमरा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मोहसिन फ़कीरज़दे को आइडेंटिफाई किया। मोसाद के एजेंट्स 1000 माइल्स की दूरी से मशीन गन को ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि यह ऑपरेशन सैटेलाइट की मदद से ऑपरेट किया जा रहा था। सैटेलाइट कमांड की वजह से एक्सपेक्टेड गन फायर और एक्चुअल गन फायर के बीच का टाइम 1.6% से डिले हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही मदद से सैटेलाइट कमांड की वजह से होने वाले 1.6 सेकंड के डिलेस को एलिमिनेट किया गया। इतना ही नहीं, फ़कीरज़दे की कार की स्पीड और फर्स्ट राउंड फायर होने के बाद गन के पोजीशन में आए किसी भी तरह के चेंज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर उसे भी एलिमिनेट कर दिया। कार जब डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंची तो 1000 माइल्स दूर इजराइल में मोसाद के एजेंट्स ने सैटेलाइट ऑपरेटेड हाइपर एक्यूरेट गन से ओपन फायर स्टार्ट कर दी। फ़कीरज़दे पर एक के बाद एक 13 बुलेट्स फायर हुई, जिनमें से 5 बुलेट्स उन्हें लगी। इस ऑपरेशन की एक्यूरेसी हम इस बात से समझ सकते हैं कि कार में उनसे सिर्फ 10 इंचेस की दूरी पर बैठी उनकी वाइफ को एक भी गोली नहीं लगी। मोहसिन फ़कीरज़दे की सिक्योरिटी के लिए मौजूद सिक्योरिटी पर्सनल्स कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही मोहसिन की डेथ हो गई। प्लान के अकॉर्डिंग ऑपरेशन की कंप्लीट होते ही निसान ट्रक को एक्सप्लोजिव से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इससे पहले कि ईरानियन गवर्नमेंट फ़कीरज़दे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती, इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व सभी ऑपरेटर्स ईरान छोड़ चुके थे। मोहसिन फ़कीरज़दे के असैसिनेशन से ईरान के सो कॉल्ड सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवाइव होने में समय लगेगा। इजराइल के अकॉर्डिंग ईरान को फ़कीरज़दे का रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगभग 6 साल तक का वक्त लग सकता है। दोस्तों, जहां इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और ये विश्व के लिए चिंता की बात है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एग्जैजरेट कर रहे हैं। फ़कीरज़दे के मर्डर से ये भी साफ हो गया है कि हम अब रिमोट कंट्रोल्ड वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और साइंटिस्ट के मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा होने वाले खतरों के वार्निंग्स के बावजूद आज सभी कंट्रीज AI की रेस में दौड़ रही हैं। टेक्निकली एडवांस कंट्रीज जैसे चाइना, इजराइल, रशिया, साउथ कोरिया और अमेरिका इसका फ़ायदा उठाकर बाकी देशों के लिए एक खतरा बन सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहसिन फ़कीरज़दे के असैसिनेशन की। दोस्तों, वॉरफेयर में AI के प्रयोग को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।